मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हम शादी के 3 असूलों को डिस्कस करेंगे कि शादी के वो कौन से बहुत इम्पोर्टेंट 3 असूल हैं जो हमें बाइबल बताती है, जिनके ऊपर हर शादीशुदा मर्द और औरत को अमल करने के लिए कहा गया है। उसके लिए हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी शादी सही तरीके से चल रही है तो आपने इस आयत पर गौर करना है, क्योंकि ये वो असूल है जो कि खुदा ने आदम को दिए थे। जो शादी बागे अदन में हुई वही परफेक्ट शादी है। हम किसी और नबी की शादी को ना देखें, उसको हम परफेक्ट शादी की एग्जाम्पल ना बनाएं, बल्कि जो शादी खुदा ने खुद की और जो खुदा खुद जिन 2 लोगों को साथ लेके आया और उनको इंस्ट्रक्शन दी, हम उस पर गौर करेंगे। और सेम यही बात यीशु मसीह ने भी हमें मरकस की इंजील में बताई है। वो 3 असूल क्या है? आइए हम उन 3 असूलों को देखेंगे। वो 3 असूल ये हैं, जैसे लिखा है, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो पहला असूल है छोड़ना। दूसरा है अपनी बीवी से मिला रहेगा, तो दूसरा असूल है मिले रहना। और तीसरा है और वो एक तन होंगे, इसका मतलब है कि वो दोनों एक होंगे, दे बिकम वन। जी बिल्कुल। तो ये जो 3 असूल हैं जो खुदा ने एक शादी शुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए दिए हैं, हम इन पर एक-एक करके गौर करेंगे। सबसे पहले बात आती है छोड़ने की। तो कलाम हमें बताता है कि मर्द अपने माँ-बाप को छोड़ेगा। अगर हम कलाम की रोज़ से देखें तो मर्द के ऊपर खुदा ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी हैं, खुदा ने ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। बेशक मर्द और औरत बराबर हैं, वो कदर कीमत और एहतराम के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन जब बात आती है फ़राइज़ की या ज़िम्मेदारियों की, तो ज़िम्मेदारी के लिहाज से मर्द को खुदा ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी बख्शी है। अब जब वहाँ पर लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है खुदा की तरफ से। अब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ दे, उनसे पूछे ही ना, उनसे बात ही ना करे। छोड़ देने का मतलब ये है, हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगियों में उस माँ बाप की जगह सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है। कुछ लोगों की जिंदगियों में उन माँ बाप की जगह उनके बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है, या फिर उनके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मर्द को छोड़ना है ताकि वो शादीशुदा जिंदगी को शुरू कर सके। सैक्रिफाइस की बात की जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब मियाँ बीवी एक रिश्ते के अंदर बन जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ती हैं अपनी पास्ट लाइफ के हवाले से, और क्योंकि वो एक नए रिश्ते को निभा रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें, इवन अपनी पुरानी आदत जो कि हेल्दी नहीं हैं, उनको भी छोड़ना होता है। तो इसीलिए खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें छोड़ना है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ेंगे नहीं तो आपका शादी का रिश्ता चल नहीं सकेगा। उसके बाद जो दूसरा असूल है वो है मिले रहना या पेवस्त रहना या फिर चिपक जाना। तो अब ये एक बड़ी फनी बात है कि हमारे माशरे में अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, शोहर, तो उसको बहुत सारी और भी बातें सुनने को मिलती हैं। जबकि ये बहुत ज़रूरी है एक शादीशुदा रिश्ता, एक हेल्दी रिश्ता, क्योंकि शादी की बुनियाद पे ही हमारा माशरा बनता है, हमारी नस्लें बनती हैं। ये सब कुछ इस शादी के रिश्ते की बुनियाद पर होता है। तो इसमें अपनी मर्द को अपनी बीवी के साथ पेवस्त रहना बहुत ज़रूरी है कलाम के मुताबिक। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारा कल्चर है, जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, वहाँ एक दौर के अंदर औरत को बिल्कुल कमतर समझा जाता था और उसके कोई हकूक़ और फ़राइज़ नहीं थे, जिसकी वजह से आज भी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत ये माइंडसेट पाया जाता है कि जब मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत करता है और उसको रिस्पेक्ट देता है, इवन जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उसकी बात मानते हो, तब आप अहमियत देते हैं बिल्कुल, उसको, हाँ। तो जब आप उसको अहमियत देते हो तो लोग तरह तरह की बातें करना भी शुरू हो जाते हैं, जिसको मेरा ख्याल है कि आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। बिकॉज
जिस लेवल पे खुदावंद आपको इस चीज़ की रेवलेशन दे रहा है, हो सकता है दूसरे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो हमें लोगों को खुश नहीं करना, बल्कि हमें अपने इस रिश्ते को पूरी सिंसेरिटी के साथ, फेथफुलनेस के साथ निभाना होता है। पेवस्त रहने का एक मतलब जो है वो है पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ का पीछा करना। अब जब शादी नहीं हुई होती तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो लड़के हैं वो सुनील बेहतर बता सकेंगे कि वो बहुत ज़्यादा उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ वो जा रही है उसको जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं पूरे दिन का। सुनील इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे कि शादी से पहले लड़कों का क्या रिएक्शन होता है उस रिश्ते को सिक्योर करने के लिए, उस लड़की को पा लेने के लिए या हासिल कर लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल इस तरह से होता है कि इंसान की कुछ नेचर इस तरीके से है कि जब आप एक अपना गोल सेट कर लेते हो, तो फिर आप उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा ही है कि जब एक लड़के को एक लड़की पसंद होती है, वो उसमें इंटरेस्टेड होता है, तो वो उसको फ़ॉलो करता है, वो फिर उसकी सारी आदतों को जानना चाहता है, वो उसके उठने-बैठने, उसके रिलेटिव्स को, उसके इर्द-गिर्द के सारे माहौल को जानना चाहता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब वो वक़्त आता है कि वो शादीशुदा रिश्ते के अंदर बंध जाते हैं, तो लड़का समझता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और मैंने जो मेरा टारगेट था वो अचीव कर लिया है, और फिर वो अपनी बीवी को एक ट्रॉफी समझ के घर में बिठा देता है और वो समझता है कि ये मेरी सक्सेस है कि मैंने इसको हासिल कर लिया है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपका जो रुख है, जब आपने अपना मोहब्बत को पा लिया है, तो फिर अब आपका रुख ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि अब दूसरी लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर दें, बल्कि अब हमारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव होना चाहिए अपनी जॉब के हवाले से, कैरियर के हवाले से, रूहानी तरक्की के हवाले से, और भी बहुत सारी ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने होते हैं शादी के बाद। तो फिर आपका वो गोल बन जाने चाहिए, फिर आपको उनको भी फॉलो करना चाहिए। और उन गोल्स के साथ-साथ जिससे मोहब्बत करके आपने उसको पा लिया है, जिसको आप घर में ले आए हैं, उसका भी आपको ख़्याल रखना है। वो छोटी-छोटी बातें, वो छोटे-छोटे ख़्याल, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, वो बीज बोना होता है कि आप याद रखते हैं, अपनी याद दहानी बना लेते हैं इसको कि मुझे अपनी बीवी का ख़्याल रखना है, उसकी बर्थडे याद रखनी है, उससे प्यार से बात करनी है, अगर उसने अच्छा खाना बनाया है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसको बताना है कि वो कितना मेरा ख़्याल रखती है। या सेम इसी तरह से शौहरों के लिए भी है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी का बहुत ख़्याल रखें। हम बीवियाँ होते हुए हम शौहरों के छोटे-छोटे जो एक्शंस होते हैं उनको हम इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर आपके हस्बैंड ने कोई अच्छा डिसीज़न लिया है और उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, तो आप उस पे भी अपने हस्बैंड को मोटिवेट कर सकती हैं, तारीफ़ कर सकती हैं कि हाँ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपके इस डिसीजन से हमें ये फ़ायदा हुआ। और अगर उसने कभी कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है, तो भी आपने उसके साथ जुड़े रहना है, पेवस्त रहना है। क्योंकि अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया है, कोई बात नहीं, वो इंसान है, हो सकती है गलती। आपके साथ होने से वो मोटिवेटेड होगा, वो फिर से उठ खड़ा होगा और दोबारा गलत डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाएँगे। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि यही चीज़ हम जो हस्बैंड्स हैं, उनको भी देखनी चाहिए अपनी वाइफ़्स के लिए कि हम उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें। हम जस्ट उनको उनके टैलेंट्स को जो उनके खुदा ने दिए हैं, उनको दबा के बस रख ना छोड़ें, बल्कि उनको हम एनकरेज करें कि वो भी अपने टैलेंट्स को यूज़ करके खुदा के नाम को जलाल दे सकें, अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो मेरा ख़्याल है इन चीज़ों का भी हमें बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि जब आप कुछ छोड़ देते हैं, लाइक जब आप अपनी पुरानी याददाश्त से अलग हो जाते हैं या अपने पेरेंट्स से आपकी तवज्जो थोड़ी-सी कम होकर आपकी बीवी की तरफ हो जाती है, जो कि मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर रिलाय कर रही है, और उसके बाद आप दोनों एक-दूसरे में पेवस्त हो जाते हैं। आप दोनों एक-दूसरे से मिल जाते हैं। जब ये दोनों काम हो जाते हैं, फिर आप जो शादीशुदा जोड़ा है, मियाँ और बीवी, वो एक हो जाते हैं कलाम के मुताबिक। अब हम समझेंगे कि एक होने का क्या मतलब है। एक होने का मतलब है ये एक प्रोसेस है, ये एक तर्ज अमल है। ये एकदम से नहीं हो जाता कि जैसे ही आपकी शादी हुई वे आप एक हो गए, नहीं, इसको वक्त लगता है। ये एक प्रोसेस है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अक्सर औक़ात होता ये है कि जैसे ही हमारी शादी होती है या इवन मंगनी होती है, तो हम लड़के चाहते हैं कि जो लड़की है ना वो मेरे जैसी बन जाए। इवन हमारे अंदर कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, हमारे अंदर भी कमियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं।
बट अगर आप उसको अपने जैसा बना लेंगे तो स्टिल उसके अंदर कमियां और कमजोरियां होंगी। तो व्हाई नॉट कि हम जो है इस चीज को इंडिपेंडेंट छोड़ें और हम अपनी एक दूसरे की पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट दें, और जो कमियां कमजोरियां हैं बल्कि हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। हम ये कोशिश ना करें कि वो मेरे जैसा बन जाए या वो मेरी जैसी बन जाए। तो हमारे माशरे में हम जो एक होने को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि एक होने का मतलब है कि मेरे जैसा बन जाए, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, सब चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक होनी चाहिए। तो ये एक होना मतलब नहीं है। इसकी एक जो एग्जांपल है वो हमारी अपनी ज़िंदगी की है कि जब हमारी शादी हुई तो सिंपल सी बात है, जब आपकी शादी होती है आपको बहुत सारे फाइनेंसिस को मैनेज करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है लेकर साथ चलना पड़ता है। तो जब हमारी शादी हुई तो मैं शुरू से थोड़ा सा जो है वो देखभाल की चीज़ों को और आगे चलने वाला इंसान हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो कंवल क्योंकि ज़रा डिफरेंट माइंडसेट की है, इसने इसकी आदत है कि अगर हम ग्रोसरी करने गए हैं, मार्केट गए हैं, तो इसको जो चीज़ अच्छी लगनी इसने ले लेनी है, वो उसने ग्रोसरी बैग में डाल लेनी है। तो उससे ये होता था कि जब घर आते थे तो घर आके जब बिल देख रही होती थी तो तब वो कहती थी कि हैं इस चीज़ की इतनी कीमत थी। इवन जब मैं वहाँ बिल पे कर होता तो मुझे पता होता था कि ये चीज़ आज हमने इतनी महंगी ले ली है। तो यहाँ से भी यह है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन कंवल का हमेशा जो पर्सपेक्टिव था वो ये थी कि भाई मैंने चीज़ महंगी तो ली है लेकिन अच्छी है, लॉन्ग टर्म चलेगी। और मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार अभी जो बजट है उसके अंदर रहकर हम चीज़ों को मैनेज कर लें। तो अगर हम दोनों पर्सपेक्टिव को देखें तो दोनों पर्सपेक्टिव ठीक हैं, गलत नहीं है। और अब मैं देखता हूँ कि अब जो चेंज मुझ में आया है वो ये है कि वक्त के साथ मैंने समझा है कि वाकई जो क्वालिटी की चीज़ है वो रिलायबल है, वो आपको ज़्यादा देर तक जो है वो फ़ायदा देती है। और कुछ आई थिंक चेंज आप में भी आया है। कुछ मैंने भी इस चीज़ को सोचना शुरू किया कि अगर मैं ख़रीदने लगी हूँ तो मैं पहले देख लूँ कि उसकी प्राइस क्या है, और फिर मैं सुनील से डिस्कस कर लूँ कि क्या इस महीने में हम अगर ये चीज़ ले लेते हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो थोड़ा मैंने अपने अंदर तब्दीली लेकर आई, थोड़ा सुनील ने अपने अंदर तब्दीली लेके आई, और फिर हम दोनों एक हो गए। इसको बिल्कुल। कहते हैं एक होना। इसके बाद ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक होने में रुकावट बनती हैं। सबसे पहली चीज़ है अज़म का ना होना, लैक ऑफ कमिटमेंट, कि हमारी कमिटमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ। हम कमिटेड नहीं है कि हमने अब ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। अलहदगी का या तलाक का कहीं ना कहीं कोई अंसर या कोई सोच हमारे अंदर होती है कि नहीं हम गुजारा नहीं कर सकते। तो हम ये कमिटमेंट कर लें जब, कि नहीं हमने साथ ही रहना है। जब हमारी कमिटमेंट ऐसी होगी तो आपकी जो शादी है वो तो परमानेंट होगी, लेकिन आपके मसाइल जो हैं वो टेम्पररी होंगे। बिल्कुल, आई थिंक इसकी एक और एग्जांपल हमने कहीं पे पढ़ी थी कि जो रेट है डिवोर्स का, जो पहली मैरिज में है अमेरिका के अंदर वो है 65%, और जो लोग फिर दूसरी शादी कर लेते हैं तो डिवोर्स रेट 75% हो जाता है, और इवन जो थर्ड टाइम मैरिज करते हैं तो उनका मोर देन 80% है। इसका मतलब है जो पहली बीवी के साथ कमिटमेंट नहीं निभा सका वो आगे 2 के साथ या 3 के साथ भी नहीं निभा पाएगा। तो ये लैक ऑफ कमिटमेंट की जो सोच है हमें इसको किल करना है, हमें इसके साथ फाइट करनी है, और वो फाइट खुदा के पास आने से ही होती है, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने से ही होती है। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जो रुकावट है हमारे एक होने में है वो है बातचीत की कमी। मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते हैं, वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, लड़ाई से बात शुरू करते हैं। तो बात लड़ाई से शुरू होने की बजाय बात डिस्कशन से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में घरों के माहौल होते हैं, बहुत बिज़ी लाइफ़ होती है, लड़की को सारे घर को भी सँभालना होता है, तो अक्सर औक़ात मियाँ-बीवी के पास दिन में ज़्यादा वक़्त नहीं बचता कि वो बैठकर बात कर सकें। बट इवन आप अगर चाहें तो किसी वक़्त में आप टाइम निकाल सकते हैं कि आप अपने दिन की जो बातें हैं उनको डिस्कस कर सकें। मैं हस्बैंड्स को भी कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, आप भी थके हुए आते हैं लेकिन आपको सुनना है एक-दूसरे को। अगर बीवी कुछ कह रही है तो आप सुने, और बीवियों को भी चाहिए कि सारी थकावट के बावजूद अगर हस्बैंड आपको डे की पूरे दिन की स्टोरीज बता रहा है, सारी फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि आज क्या क्या हुआ, तो आप सुने, क्योंकि सुनने से, दूसरे शख्स को सुनने से उसका आधे से ज़्यादा बोझ हल्का हो जाता है। तो ये चीज़ भी है कि आप एक दूसरे को टाइम दें। तीसरी जो रुकावट है वो है मसले का हल ना निकालना।
जी बिल्कुल, इसमें ये है कि हमें हमेशा जो है इस चीज़ को नहीं देखना कि मसला क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इल्ज़ाम तराशियाँ, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है और फिर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जाना है। एक जो चीज़ हो गई है, गलती चाहे किसी की भी है, हम ब्लेम गेम ना करें, बल्कि हम ये करें कि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ। ओके ठीक है, हो गई एक बात, तो चलो अब देखते हैं इसका हल क्या है? इसको हल करें ताकि जल्दी से हम इस मसले में से निकलें। इसकी बजाय कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे से लड़ते रहें, ब्लेम गेम करते रहें कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, इस वजह से हुआ, मीन्स कि ये फिर बातें बढ़ती-बढ़ती बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें मेरा ख़्याल है कि हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें इल्ज़ाम तराशी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं फिर से आपको एक बात कहूँगी कि हमारी शादी मुस्तकिल है, लेकिन हमारे मसाइल जो हैं वो आर्ज़ी हैं। यस, इसीलिए हमें मुस्तकिल चीज़ पर ज़्यादा गौर करना है, मसाइल का हल हमें निकालने की तरफ आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन निकालना है कि अब जो मसला उभर आया है, सामने आ गया है मसला, इसका हम हल कैसे करें? और हल हमेशा आपस में बातचीत कर मिल के दुआ करके या किसी से काउंसलिंग लेकर हमें उसका मसले का हल निकालना है। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है इसके अंदर एक और एग्ज़ाम्पल फिट होती है कि आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। सबके घरों में बल्ब ज़रूर होंगे, तो अगर घर में बल्ब ख़राब हो जाए, तो क्या आप करते हैं? आप बल्ब चेंज करते हैं या घर चेंज करते हैं? तो मेरा ख़्याल है इस सवाल के अंदर ही जवाब भी मौजूद है कि आप बल्ब चेंज करते हैं। तो हमें मसलों को हल करना है, हमें रिश्तों के पीछे नहीं पड़ जाना, हमें रिश्तों को तब्दील करना या लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मसलों को हल करना है। बिल्कुल। और हम दोनों की दुआ है आपके लिए, जितने आप लोग सुन रहे हैं। अगर आपकी शादियों को साल हो चुके हैं, तो भी अभी भी हल निकल सकते हैं, और अगर आपकी शादियाँ अभी शुरू हुई हैं, तो भी आपके मसाइल का हल है। मिलकर दुआ करें, बातचीत करें, एक-दूसरे को समझें, खुदा को दरमियानी बनाएँ। और अगर आपकी शादियाँ होने वाली हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी सबक है कि अभी से आप इस चीज़ को जानें कि शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारना हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इब्लीस इस रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए हमें मिलकर उसको हराना है। बिल्कुल, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो खुदा ने खुद सबसे पहला रिश्ता खुदा ने कायम किया था हवा हवा और आदम का। तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी है और हमें इसकी पावर को समझना है, क्योंकि जब 2 लोग ज़मीन के ऊपर एक बात के लिए मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तो वो आसमान के पे भी उनके लिए हो जाती है। तो हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखना है और हम चाहते हैं इस कलाम के वसीला से आप बहुत बरकत पाएँ, और आप सब आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारें। आज़ाद हो।